Hello friends, I am back with a new video on ट्रायल बैलेंस टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस पर बात करी थी कि ट्रायल बैलेंस क्या है, उसे क्यों बनाया जाता है, उसका काम क्या है और कैसे हम ट्रायल बैलेंस को फर्स्ट स्ट्रोक में टैली कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली हमने सारी बातें उस वीडियो में करी थी और आज हम इस वीडियो में जो बातें कर रहे हैं वो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू ये करके देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ट्रायल बैलेंस को पहले ही बार में टैली कर सकते हैं और हमें उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के बारे में मैं फिर से बता दूं कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी पर्टिकुलर डेट को, किसी भी गिवन डेट को बनाया जाता है। मान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस जो है वो हम यहाँ पर 31 मार्च 2021 को बना रहे हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का जो बेस होता है वो ट्रायल बैलेंस होता है। मतलब साल में एक बार तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना ही बनाना है। लेकिन इसके अलावा भी ट्रायल बैलेंस आप 6 मंथली बना सकते हैं, आप क्वार्टरली बना सकते हैं, आप मंथली या वीकली बना सकते हैं। इवन आप चाहें तो किसी भी गिवन डेट को, जो ना मंथ है, ना क्वार्टर है, ना हाफ ईयर है, आप उस दिन भी बना सकते हैं। जैसे आप 10 मई 2021 का भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से 10 मई 2021 तक। यानी कि 1 अप्रैल से 10 मई के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए हैं जिनकी आपने रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग करी है बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में और सेकेंडरी एंट्री में रिस्पेक्टिवली, उस लेजर से जो बैलेंसेस आए हैं उनसे भी आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि ट्रायल बैलेंस जितने कम ड्यूरेशन का हो, बार बार जितना बनेगा उतना ही ज्यादा वो अच्छा है और एक अकाउंटेंट को, एक बुक कीपर को वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि उसके बुक कीपिंग प्रोसीजर में सब कुछ सही चल रहा है, एटलीस्ट प्राइमर फेसियल। तो क्योंकि अगर किसी डेट के बनाए हुए ट्रायल बैलेंस में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो बुक कीपर को ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा पिछला ट्रायल बैलेंस तो टैली था, यानी कि ये पिछले 15 दिनों का, पिछले 25 दिनों का, पिछले 1 महीने के जिस ट्रायल बैलेंस में ये डिफरेंस आ रहा है आज की डेट में, ये जो डिफरेंस है, ये जो प्रॉब्लम है, ये पिछली डेट से आज की डेट के बीच में ही है और ये जितनी छोटी होगी उतना ही आपको सारे ट्रांजैक्शंस को कम ट्रेस करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस कब बनता है ये तो हमने बात कर ली। हाँ, फाइनल अकाउंट्स जब भी आपको बनाना है आपके पास ट्रायल बैलेंस का होना जरूरी है। अब आती है बात ट्रायल बैलेंसेस के लिए हमें बैलेंसेस जो लेने हैं वो हम कैसे लेंगे। तो देखिए, जब भी आप लोग लेजर बनाते हैं, लेजर के जो भी बैलेंसेस होते हैं उस डेट को, जिस दिन आपका ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है, आपको उस डेट का ट्रायल बैलेंस यहाँ पर लेना है। सपोज यहाँ पर अगर आपको 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस चाहिए बनाना है तो 31 मार्च के सारे बैलेंसेस आपको लेजर में से लेने पड़ेंगे, चाहे डेबिट बैलेंसेस हो या क्रेडिट बैलेंसेस हो। अब आती है बात डेबिट बैलेंसेस क्या है और क्रेडिट बैलेंसेस क्या है। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं जो शायद पिछले वीडियो में मैं आपको बताना रह गया था, वो बात छूट गई थी। वो ये है कि जब भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है और आपको फर्स्ट स्ट्रोक में टैली करना है तो देखिए, उसका आधार, उसका बेस जो है वो आपका लेजर है। ऑफकोर्स जर्नल है, प्राइमरी एंट्री में आपको सारी चीजें बराबर रिकॉर्ड करनी है, लेकिन अक्सर जहां स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं या बुक कीपर गलती कर जाते हैं वो होता है पोस्टिंग के समय। जैसे आपने जब भी लेजर एंट्री, जर्नल एंट्री करी है, उसके बाद अगर आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो सपोज जैसे मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रामलाल 30,000। अब आप परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रामलाल अगर कर रहे हैं तो परचेजेस में आप लिखेंगे टू रामलाल्स अकाउंट और उसी समय साइमल्टेनियसली आपको लिखना है रामलाल के अकाउंट में बाय परचेजेस अकाउंट 30,000। तो 30,000 से डेबिट परचेजेस अकाउंट में टू रामलाल और 30,000 से क्रेडिट रामलाल के अकाउंट में बाय परचेजेस। ये आपके डबल एंट्री सिस्टम की एक्यूरेसी को इंश्योर करता है, वेरीफाई करता है। आप सोचे कि मैं पहले, खास करके जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं तो वो सोचते हैं पहले जितने बड़े बड़े अकाउंट है हम वो बना लेते हैं, फिर छोटे छोटे अकाउंट बाद में बनाएंगे। जैसे हम परचेजेस बना लेते हैं, सेल्स बना लेते हैं, कैश बनाते हैं, बैंक बनाते हैं और भी जो दूसरे बड़े अकाउंट्स हैं जिनमें मेजर ट्रांजेक्शन है पहले उनको बनाते हैं। कि जिनमें एक दो ट्रांजेक्शन हैं इनको तो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन उसमें होता ये है कि जो छोटे छोटे अकाउंट्स होते हैं जिनमें कुछ इक्के दुक्के ट्रांजेक्शन होते हैं इनको फिर आप करना भूल जाते हैं और यही आपके ट्रायल बैलेंस के नॉन कंप्लायंस की
वजह बनते हैं। जैसे आपने परचेजेस अकाउंट बनाया, बड़ा अकाउंट है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, उसमें तो आपने टू रामलाल 30,000 लिखकर छोड़ दिया, लेकिन बाद में रामलाल के अकाउंट को बनाते समय आप ये पोस्टिंग करना भूल गए बाय परचेजेस अकाउंट। अब 30,000 से ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड शॉर्ट आएगी और आपको पता नहीं है आपने क्या गलती करी है, तो आप पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को ढूंढते रह जाएंगे। ये होता है ट्रायल बैलेंस के नॉन कंप्लायंस का एक कारण। तो और इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जैसे ही आपने एक एंट्री करी है दूसरा अकाउंटिंग हेड में, या एक से ज्यादा अकाउंटिंग हेड है, अगर किसी एंट्री में मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो सारे अकाउंटिंग हेड्स जो उस एंट्री के अफेक्टेड हो रहे हैं सभी में साइमल्टेनियसली आप पोस्टिंग कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब आप लेजर से बैलेंसेस लेकर आते हैं तब, कि आपको साथ ही साथ पोस्टिंग करना है और सारे अकाउंट के बैलेंसेस बराबर आए और आपको उसकी फिर वहां पर बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में आप ला सकें। अब डेबिट बैलेंसेस क्या है और क्रेडिट बैलेंसेस क्या है, ये आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा। देखिए, जिस साइड के का फिगर बड़ा है अकाउंट को उसी साइड के नाम से जाना जाएगा, बैलेंस को उसी साइड के नाम से जाना जाएगा। जैसे किसी अकाउंट में 1 लाख रुपीस डेबिट साइड में है और 80,000 रुपीस क्रेडिट साइड में है, तो डेबिट साइड बड़ा है इसलिए वो अकाउंट डेबिट बैलेंस के नाम से जाना जाएगा, भले ही उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में उतरता है बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000। और इसी तरह से अगर किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,50,000 है और डेबिट साइड में 1,20,000 है, तो क्रेडिट साइड बड़े होने की वजह से उस अकाउंट को कहा जाएगा कि इसका क्रेडिट बैलेंस है, भले ही आप बैलेंस कैरीड डाउन लिखेंगे डेबिट साइड में। तो एक तरीका तो ये है कि जिस साइड को बड़ा, जो साइड बड़ी है आप अकाउंट को उस साइड के नाम से जानें। दूसरी बात है कि जिस साइड आप बैलेंस कैरीड डाउन लिखते हैं उसके ऑपोजिट साइड के नाम से आप उस अकाउंट को जानें। जैसे अगर डेबिट साइड बड़ी है तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरीड डाउन, तो आप बैलेंस कैरीड डाउन लिख रहे हैं क्रेडिट साइड में, तो उसके ऑपोजिट साइड के नाम से जाने, यानी कि वो डेबिट बैलेंस होगा। और जहां आप लिख रहे हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब आप डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो उसके ऑपोजिट साइड में के नाम से ये जाना जाएगा, मतलब कि ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये तो बात हुई जहां पर आपको लेजर के बैलेंसेस से सारे फिगर्स को लेकर आने हैं। अब आते हैं बात करने उन स्टूडेंट्स की जिन्हें अक्सर क्वेश्चंस में सारे के सारे अकाउंटिंग हेड्स और उनके बैलेंसेस दे दिए जाते हैं और कई बार ये भी क्लियर नहीं होता है कि वो डेबिट बैलेंसेस हैं या क्रेडिट बैलेंसेस हैं। उन्हें कैसे पता चला लगाएं कि कौन से अकाउंटिंग हेड को हमें कहाँ लिखना है। तो इसका एक सीधा सा आसान सा तरीका है कि पर्सनल रियल नॉमिनल्स के आपको रूल्स पता होने चाहिए। जो मैंने वीडियो बनाई थी ट्रेडिशनल अप्रोच टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, उसमें मैंने पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, क्या नेचर है, उनके रूल्स, ये काफी अच्छे से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जिन्हें पर्सनल रियल नॉमिनल में कंफ्यूजन है, उनके रूल्स में कंफ्यूजन है, वो लोग वो वाली वीडियो देखें जाकर, पहले वो क्लियर हो जाएगा। तो पर्सनल रियल नॉमिनल, तो देखिए रियल अकाउंट्स जितने भी हैं, कैश, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितने भी रियल अकाउंट्स हैं इनके बैलेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस होंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना होगा, आपने हमेशा यही कहते सुना होगा मेरे पास कैश इतना रुपए रखा है, या फिर वो कह देता है मेरे पास कैश तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी आपने किसी को ये कहते नहीं सुना होगा कि अरे यार मेरी जेब में तो 500 रुपए नेगेटिव में है। नहीं, कैश में नहीं होगा, बैंक में होगा। लेकिन बैंक पर्सनल रियल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक पर्सनल अकाउंट क्यों है, रियल क्यों नहीं? क्योंकि बैंक तो आपको दिखता है। नहीं जी, आपको बैंक नहीं दिखता है, आपको बैंक की बिल्डिंग दिखती है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है और वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ये वाली बात भी, ये डिटेल भी मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करी है, वो आप वहां पर देखें। तो जितने भी रियल अकाउंट्स हैं उनके या तो बैलेंसेस नील होंगे, या फिर अगर बैलेंसेस हैं तो डेबिट बैलेंस होंगे, तो आपको डेबिट में ही लिखना है। ये बहुत इजी हो गया। जितने नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो तो या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाने के समय, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करते हैं। अभी हम कहते हैं कि उनका भी हम अगर बैलेंस निकाल रहे हैं,
तो ये भी बहुत इजी है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जितने भी लॉसेस हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी, फलाना एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आपके लिए कहाँ जाएंगी? ये सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस का डेबिट बैलेंस होगा, और जितनी भी इनकम्स है या गेन्स है, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, सेल्स, जो भी आपका रेवेन्यू है, इनकम है, वो सारा का सारा आपका उनका क्रेडिट बैलेंस होगा, वो सब क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब आती है बात पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट दोनों हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर नाम है आपकी बुक्स में सतीश कुमार, तो वे सतीश कुमार आपका डेटर भी हो सकता है, आपका क्रेडिटर भी हो सकता है। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा कि सतीश कुमार डेटर है या क्रेडिटर है। अगर डेटर है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, और अगर वो क्रेडिटर है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो डेटर है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है, क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आप सोच सकते हैं कि भाई इसमें क्या लिखना है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गए, जैसे ये क्या होते हैं, ये भी मैंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्सप्लेन किया है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि प्रीपेड सैलरीज अकाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो आपकी एसेट है, जैसे आपने किसी को एडवांस दे दिया है तो वो आपकी एसेट है, तो वो आपके डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट होगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे आपको किसी का कुछ लाइबिलिटी है चुकाना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो ये जो लाइबिलिटी है ये आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। तो जितने प्रीपेड हैं वो सब डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के, और जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो सब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी उनकी। इसके अलावा कुछ भी एक्रूड इनकम है आपकी। एक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है, तो ये आपकी एसेट है, इसलिए एक्रूड इनकम भी डेबिट साइड में आएगी। इनकम क्रेडिट साइड में आती है, लेकिन एक्रूड इनकम वो डेबिट साइड में आएगी उसका बैलेंस। और इसी तरह से आपने किसी को एडवांस आपने उससे ले लिया है, ठीक है, तो आपने अगर किसी से एडवांस ले लिया है तो वो आपकी लायबिलिटी है। एडवांस दिया है तो एसेट है, एडवांस लिया है तो लायबिलिटी है। किसी का देना बाकी है तो लायबिलिटी है, लेकिन किसी से लेना बाकी है तो वो एसेट है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस को आप इस तरह से, इस रूल के अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी बातें कॉन्सेप्चुअली तो कर ली हैं। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले जर्नल कर रहे हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, वो साइमल्टेनियस पोस्टिंग के इंपॉर्टेंस को याद रखें, क्योंकि यही आपके ट्रायल बैलेंस के बनने का आधार है। कोई छोटा अकाउंट है जिसमें आपने एक पोस्टिंग और करना रह गई आपकी, कि पूरी की पूरी एंट्री की दोनों ही साइड की पोस्टिंग आप करना भूल गए, जैसे रामलाल परचेजेस टू रामलाल, यहाँ पर आपने एंट्री तो कर दी, लेकिन रामलाल के अकाउंट दोनों ही पोस्टिंग कर दी आपने, परचेजेस में भी रामलाल में भी, लेकिन रामलाल को आपने जो कैश पे करी थी वो आप उसकी दोनों ही साइड में पोस्टिंग करना अगर भूल गए, तो अगेन क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, क्योंकि ना रामलाल के अकाउंट से बैलेंस कम हुआ है ना कैश अकाउंट से हुआ है, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस एक गलत फिगर से टैली होगा। तो प्राइमा फेसिया तो आप खुश हो जाएंगे कि मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, लेकिन जब आंसर चेक करेंगे तो आपको अपनी गलती समझ में आएगी, या एग्जामिनर के पास जो उन्हें पता है आपका, फिर वहाँ पे मार्क्स का डिडक्शन होगा, और ये गलती आपको जब आपकी कॉपीज को आप रेफर करेंगे वापस से, तब आपको ये गलती समझ में आएगी कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। इसलिए साइमल्टेनियस पोस्टिंग के इंपॉर्टेंस को ध्यान रखिए, ट्रायल बैलेंस को टैली करने में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसके बाद ट्रायल बैलेंस के एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम इस टॉपिक को आगे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे पास है, इसके फिगर को हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में, और देखिए यहाँ पर जो
क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया है जिसमें मैक्सिमम हेड्स को हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है जैसे कैपिटल। अब बताइए कैपिटल को हमें कहाँ लेना है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं इसका जो फॉर्मेट होता है ये होता है सीरियल नंबर। यहाँ पर आप सारे आइटम्स के नंबर लिखते हैं। आपको डेट लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि डेट आप यहाँ पर पहले ही लिख चुके हैं, किस डेट को बन रहा है। फिर पर्टिकुलर्स में आप सारे अकाउंटिंग हेड्स को लेते हैं, कैपिटल, परचेज, सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव वगैरह वगैरह। फिर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में आप क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग हेड आप यहाँ लिख रहे हैं जैसे कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट लेजर में किस पेज नंबर पर है वो पेज नंबर आप यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह से जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो आप यहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में, और जिस अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। टोटल 5 कॉलम्स का हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। यहाँ मैंने और 5 कॉलम लिए हैं, मतलब मैं इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। ये हमारा जो बोर्ड है वो यहाँ आकर खत्म हो जाता है तो हम नीचे नहीं लिख पाएंगे, इसलिए एक ट्रांजेक्शन कुछ हेड्स के आगे जितने आगे के हेड्स होंगे वो मैं फिर इस साइड लिखूंगा। तो सबसे पहला आइटम है हमारा यहाँ पर वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में हम सभी को पता है कि कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है। कैपिटल अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट साइड में जाता है क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल एक लायबिलिटी है बिजनेस की, 83,887 ये फिगर कैपिटल अकाउंट का है। इसके बाद आता है सेकेंड आइटम, वो है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स के बारे में भी हमें पता है कि रेवेन्यू है, तो सेल्स भी क्रेडिट में आएगा। 2,59,870 ये भी हमारा इसका कैपिटल का सेल्स का फिगर है। इसके बाद आता है तीसरा आइटम हमारा ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स भी सबको पता है लायबिलिटी है, इसलिए ट्रेड क्रेडिटर्स भी हमारे साथ कहाँ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस में। इसका अमाउंट है 19,840 रुपीज। ठीक है। अब आप एक बात देखें कि अगर आप क्रेडिट में फिगर लिख रहे हैं तो आप डेबिट में डैश डैश करते जाएं, डेबिट में लिख रहे हैं तो आप क्रेडिट में डैश करते जाएं, ताकि ये कॉलम जो है ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर आप गलती से फिर से कुछ ना लिख दें। यहाँ पर कुछ नहीं है, जो भी फिगर था वो दूसरी साइड था। अब अगला आइटम है हमारा रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेजेस रिटर्न्स, और परचेजेस डेबिट होता है तो ये परचेजेस रिटर्न जो है वो कहाँ जाएगा, परचेजेस रिटर्न जो है हमारा वो ऑपोजिट क्रेडिट साइड में जाएगा, यानी कि 13,407 का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा अगला आइटम है यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अब ये भी आपकी प्रोविजन रिजर्व जो भी होते हैं ये लायबिलिटी है बिजनेस की, ये भी क्रेडिट साइड में जाएंगे। इसका फिगर है 512 रुपीज। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स के बाद अब यहाँ पर अगला आइटम है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड का जो फिगर है वो जाएगा डेबिट साइड में, यानी कि 2,306 क्रेडिट साइड में डैश। इसके बाद अगला आइटम है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट है, यानी कि 1,750। इसके बाद जो आइटम है वो है सीरियल नंबर 8 पर परचेजेस। अब साथ में आप यहाँ पे परचेजेस कहाँ जाएगा, अब आपका 1,35,680 का जो फिगर है परचेजेस डेबिट बैलेंस है, परचेजेस आपका डेबिट में आएगा।
इसके बाद अगर आप देखते हैं अगला आइटम है रिटर्न इनवर्ड। तो अगर रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट है तो रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न वो आपका डेबिट है। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट है। और रिटर्न इनवर्ड का जो फिगर है आपका वो है 5624। इसके बाद आपका जो आइटम है अगला वो है कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड क्या होगा, ये जब आप सेल करते हैं और कैरेज भी आप खुद बियर करते हैं तो इसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। जब आप परचेस करते हैं और जो गाड़ी भाड़ा देते हैं वो कैरेज इनवर्ड है। सेल करते समय जो आप गाड़ी भाड़ा देते हैं, जैसे कि आप उसको डिलीवरी चार्जेस वगैरह, डिलीवरी एक्सपेंसेस कह सकते हैं, चार्जेस तो आप कस्टमर से रिकवर करते हैं। तो इस तरह के जो भी आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं कैरेज आउटवर्ड के फॉर्म में, ये भी आपके एक्सपेंस हैं, इसलिए ये भी डेबिट साइड में आएंगे। इसका फिगर दिया हुआ है 4562। और इसके बाद है एक्सपेंसेस रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, हीटिंग, लाइटिंग। तो रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 25,970। कैरेज आउटवर्ड के बाद यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइंग्स और कैरेज इनवर्ड। तो ठीक है, वो हम लोग बाद में ले लेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस का फिगर लेते हैं 25,973। इसके बाद यहाँ पे ड्राइंग्स का जो फिगर है यहाँ पर 18,440। और ड्राइंग्स आएगा डेबिट में। क्यों आएगा ड्राइंग्स डेबिट में? क्योंकि ये एक तरह से बिजनेस के प्रोप्राइटर ने बिजनेस से विड्रॉ किया है कुछ, तो जो लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट ये विड्रॉल है। ये प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट है, जैसे कैपिटल है, पैसा लाता है तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, पैसा लेकर गया तो उतने से बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो गई, तो प्रोप्राइटर को आपने डेबिट करा था, तो ड्राइंग्स का बैलेंस यहाँ पे डेबिट नेचर का रहेगा। इसके बाद कैरेज इनवर्ड, इसमें बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कैरेज इनवर्ड आपका एक एक्सपेंस है, तो कैरेज इनवर्ड को आपको 11,830 का जो फिगर है इसे डेबिट में लेना है। इसके बाद आपका अगला आइटम जो है वो है हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग का जो फिगर है वो 11,010 रुपीज है। ये भी एक्सपेंस है, इसलिए ये भी डेबिट में आएगा। और उसके बाद एक और एक्सपेंस है बिजनेस का, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग डेबिट में इसलिए आएगा कि एडवर्टाइजिंग एक एक्सपेंस होता है। ये बिजनेस के प्रमोशन के लिए जो आप एक्सपेंस पे करते हैं अलग अलग मीडिया में, वो एडवर्टाइजिंग का जो फिगर है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, टेक्निकली मुझे कुछ दिक्कत आ रही थी जिस तरह से अभी तक मैं वीडियो बना रहा था, और इसमें कुछ हिस्सा जो है बोर्ड का वो आप लोग देख भी नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से मैंने वापस से वीडियो को रोककर ये सारे जो फिगर्स हैं रिमेनिंग अकाउंटिंग हेड्स के वो लिखे हैं, और उसके बाद अब मैं वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो एडवर्टाइजिंग की जो फिगर थी वो 5,980 थी, और एडवर्टाइजिंग जो है वो एक एक्सपेंस होता है हमारे बिजनेस का, इसलिए उसका डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके बाद जो अगला आइटम है वो है पोस्टेज, स्टेशनरी एंड टेलीफोन। इसका फिगर है 2,410। इसका भी डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि ये भी एक्सपेंस है। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस एक एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी एंड वेजेस को भी हमने डेबिट में ही लिखा है। 38,521 उसका फिगर है।
इसके बाद बैड डेब्ट्स लॉस है तो ये भी डेबिट बैलेंस होगा इसका 2008 रुपीज़। कैश इन हैंड का हमारी एसेट है इसलिए ये भी डेबिट बैलेंस होगा 534 और कैश एट बैंक भी 4440। यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो जब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप मान के चलें कैश एट बैंक जो है वो हमारी एसेट है, हमारा बैंक बैलेंस फेवरेबल है। अगर बैंक के ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन जिसने दिया है वो ये स्पेसिफाई कर देंगे कि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो उसमें वहाँ पर आपको लिखा होगा कैश एट बैंक ब्रैकेट में CR यानी कि क्रेडिट का सिंबल, तो आप फिर उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन इन जनरल अगर कुछ नहीं कहा है तो बैंक बैलेंस फेवरेबल है और वो डेबिट साइड में है। इसके बाद अगला आइटम है ओपनिंग स्टॉक। इसका फिगर है 15,654। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो पहली डेट को हमारे पास स्टॉक का बैलेंस था, ये एसेट है हमारी। इसके बाद ट्रेड डेटर्स, नेचुरली डेटर्स वो हैं जिन्हें हमने उधार सामान बेचा था और अब हमें उनसे पैसा रिकवर करना है, तो 24,500 के हमारे ट्रेड डेटर्स हैं। इसके अलावा फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 1,02,990। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स जो हैं वो हमारी एसेट है, रियल अकाउंट है, इसलिए उसका भी डेबिट बैलेंस होगा। और इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 63,020 रुपीज़। प्रोविजन किसी भी तरह का हो वो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में ही आएगा। डेप्रिसिएशन 12,074 रुपीज़, ये एक एक्सपेंस एक लॉस है डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैसा है, डेबिट बैलेंस है। और सबसे आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक है 17,750। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है ये यहाँ पे एक डिबेटेबल है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाद बाहर की तरफ आता है और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिया है। तो ये तब होता है जब आपकी परचेजेस के साथ एडजस्टेड परचेजेस लिखा हो। तो देखिए यहाँ पर परचेजेस का जो फिगर है सीरियल नंबर में हेड नंबर 8 परचेजेस 1,35,680। तो परचेजेस एक्चुअल में जो आपके बिजनेस की हुई थी वो 1,35,680 प्लस ये जो स्टॉक बचा है वो मिलाकर हुई थी। लेकिन परचेजेस में से जब बचे हुए स्टॉक के आइटम को डिडक्ट कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है, तो हम उसे कहते हैं एडजस्टेड परचेज। और फिर जो क्लोजिंग स्टॉक है हम उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में लिख सकते हैं। एल्स जो है अगर आपने परचेज को एडजस्ट नहीं किया है तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा, वो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लेते हैं तो किस साइड लेना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ऑब्वियसली डेबिट साइड लेना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी ओपनिंग स्टॉक की तरह ही हमारी एसेट है। तो यहाँ पर हमने सारे अकाउंटिंग हेड्स के हमारे पास बैलेंसेस हैं। डेबिट बैलेंसेस को हमने डेबिट साइड लिखा, क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट साइड लिखा। अब जब सारे डेबिट बैलेंसेस का और सारे क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल हमने करा तो फिगर हमें आइडेंटिकल मिला है, एक समान मिला है। 4,42,286 डेबिट साइड का भी टोटल है और क्रेडिट साइड का भी टोटल है। तो यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस इस तरह से टैली होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे आइटम्स को अकाउंटिंग हेड्स को पर्टिकुलर्स में लिखना है। जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में, जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में, उनके नेचर के अकॉर्डिंगली। और फिर आपको टोटलिंग करना है और दोनों का फिगर आइडेंटिकल आएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मैं पूरे क्वेश्चन को कंटिन्यूटी में नहीं रख पाया और फिर मैंने जो सॉल्यूशन दिया वो आप लोगों के सामने है पीछे।
ये टेक्निकली प्रॉब्लम थोड़ा सा मुझे फ़िलहाल आएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को इस चीज़ से इक्विप करूँ और ताकि और अच्छे वीडियोस हम बना सकें। तो इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद हम किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, या आप कुछ इस पर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम कमेंट्स के आंसर देने की, और आप लोगों के जो डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो उन्हें सॉल्व करने की। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन दिस वीडियो विथ मी। गुड बाय, टेक केयर, एंड अबव ऑल बी सेफ।